स्टूडेंट्स, आज का हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं लीगल करंट अफेयर्स का। मैं जो है कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रही हूँ, जितना तुम लोगों के लेवल का है, जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ा रही हूँ। ठीक है। करंट अफेयर्स बहुत सारे होते हैं, उसमें बहुत से फालतू भी होते हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए होते हैं। सब सारे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं सबका अलग पैटर्न रहता है। ठीक है। तो जितना तुम लोग को पढ़ाने से पहले मैं खुद भी पढ़ती हूँ, पूरा सर्च करती हूँ कौन सा अच्छा है कि नहीं। कंटेंट हर तरह का अवेलेबल है, लेकिन सब अच्छा नहीं होता। ऑनलाइन गूगल, यूट्यूब, न्यूज़पेपर, जहाँ से पढ़ना चाहो। देर आर नंबर ऑफ़ सोर्सेज। आप जिस पे रिलाई करना चाहो, जो आपको कंफर्टेबल लगेगा उस पर रिलाई करें। ठीक है। तो इसलिए सर्च करके मैं पढ़ना बेहतर समझती हूँ, खुद भी पढ़ना या पढ़ाना भी। आप ज़्यादा सर्च करें, जो आपको उसमें कंटेंट सही लगे वही। और अभी तुम लोग 12th पास स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो मैं सब नहीं पढ़ा सकती हूँ, उसमें मैं देखती हूँ, जो है एनालाइज करती हूँ, कैटेगराइज करती हूँ क्या तुम लोग के लिए बेनिफिशियल है, दिमाग में स्टोर भी हो जाए, फालतू भी ना हो, काम का भी हो। तो एक सुप्रीम कोर्ट के अभी रिसेंट केस में बात करी गई है टू फिंगर टेस्ट पे। टू फिंगर टेस्ट क्या होता है, कुछ सुना है इसके बारे में? तो रेप का जो विक्टिम होता है, ठीक है, रेप विक्टिम जो होती है विमेन, उसका टू फिंगर टेस्ट कराया जाता था, ये जानने के लिए कि इस विमेन का रेप हुआ है या नहीं। पहले तक ये वैलिड था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि इसे इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया है। एक वुमेन की डिग्निटी को ये अफेक्ट करता है, उसके आर्टिकल 21 को अफेक्ट करता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और कोई साइंटिफिक कनेक्शन, कोई साइंटिफिक नेक्सस नहीं है इस टेस्ट का। कोई साइंटिफिक रीज़न होना चाहिए ना, कोई भी चीज़ हो रही तो। और ये टेस्ट कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट करता है कि एक सेक्शुअली एक्टिव वुमेन का रेप नहीं हो सकता है। अगर कोई सेक्शुअली एक्टिव वुमेन है तो आप टू फिंगर टेस्ट से कैसे पता चला करेंगे कि उसका रेप हुआ है या नहीं। टू फिंगर टेस्ट नहीं नहीं, बाहर नहीं पूछते हो। मैं बताती हूँ। टू फिंगर टेस्ट देखो क्या होता है। जब भी किसी वेमेन का रेप होता है, ठीक है, तो उस पर ये टेस्ट किया जाता है। टू फिंगर टेस्ट बेसिकली है कि उसकी वेजाइना में टू फिंगर इंसर्ट करके देखी जाती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ सही तो नहीं है, खुद भी एक बार सोच के देखो कितनी गलत है। एक वुमेन की डिग्निटी को अफेक्ट कर रहा है, उसके पर्सनल लिबर्टी को अफेक्ट कर रहा है, और ये जो है प्रिडिक्ट कर रहा है कि एक सेक्सुअली एक्टिव वुमेन का रेप नहीं हो सकता है। तो सारी चीज़ें बहुत ही इलॉजिकल है, साइंटिफिकली भी कोई नेक्सस नहीं है इसका। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। मैं इतना रेज कर रही हूँ, ठीक है, बहुत स्पेस कवर अप हो रहा है। इरेज कर दूँ ना? लिखो फिर बताओ मुझे। मैं वो लिख देती हूँ, फिर लिख लेना, ठीक है। इरेज नहीं बेटा, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इरेज करूँ? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि टू फिंगर टेस्ट अफेक्ट करता है एक वुमेन की डिग्निटी को। वॉलेट करता है आर्टिकल 21 को।
आर्टिकल 21A क्या है बताओ? आर्टिकल 21A, वो तो आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21A क्या है? आर्टिकल 19 मैंने अभी बोला वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आर्टिकल 21A किसी को नहीं पता है? डिग्निटी इसमें 21 में आ जाएगा। एजुकेशन 86 अमेंडमेंट से आया था। एजुकेशन पहले जो है फंडामेंटल राइट नहीं था, 86 अमेंडमेंट से फिर आया था कॉन्स्टिट्यूशन, तब से फंडामेंटल राइट है। तो ये जो है हमारा टू फिंगर टेस्ट एक वुमेन की लिबर्टी को, डिग्निटी को अफेक्ट करता है। उसका आर्टिकल 21 जो है पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, इसे अफेक्ट करता है। ये बहुत ही इलॉजिकल है, किसी साइंटिफिक रीजन पे बेस्ड नहीं है। हाँ, इसे हटा दिया। हाँ, ये प्रैक्टिस हो रहा था, सोचो। जैसे वो प्रैक्टिस होता है ना कि जो फीटस है उसमें एक गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है, जैसे बाहर की कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज में लीगल है, ठीक है, पर इंडिया में नहीं लीगल है टेस्ट कराना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले मार दिया जाता था अगर पता लगता था लड़की है तो। अभी भी लीगल नहीं है, यहाँ पे टेस्ट नहीं करा सकते आप, तो फिर जेल हो जाएगी, नहीं करा सकते। जो डॉक्टर, आप भी जो है जेल जाएंगे, जो करवा रहा है टेस्ट, जो डॉक्टर टेस्ट कर रहा है वो भी जेल जाएगा। तो डिपेंड करता है उसका कंसेंट है या नहीं है। वो तो अलग चीज़ हो गई। अगर वेमेन की हेल्थ के लिए या जो है बेबी की ऐसी सिचुएशन है कि उसे जो है प्रोड्यूस, उसका रिप्रोडक्शन सही मतलब करना सही नहीं है, वो चीज़ें अलग हो गई। जैसे जो है प्रेगनेंसी में कुछ टाइम लिमिट तक ही अबॉर्शन करा सकते हैं, उसके बाद अबॉर्शन नहीं करा सकते हैं। लेकिन कई ऐसे भी जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के कि उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी है और अब्जॉर्व उसकी अबॉर्शन की। हाँ, हो सकता है। हो सकता है जब इतनी सोच ओपन माइंडेड हो जाए कि लोग लड़का लड़की में फ़र्क ना करें, अगर लड़की है तो उसे अबॉर्शन ना करना है उसका। फिर हम लोग बात करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की। हम्म, किसका? हाँ, इसलिए तो करवा रही हूँ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है उसका मेन पर्पस ये होता है कि जो पार्लियामेंट ने जो पैसे सेंक्शन करे हैं, जो पैसे गवर्नमेंट को दिए हैं, जिस पर्पस के लिए दिए हैं, गवर्नमेंट वो पैसे उसी पर्पस के लिए यूज़ कर रही है या नहीं। ठीक है। पर्पस क्या है इसका? To ensure the amount allocated by parliament to the government has been spent
फॉर द पर्पस इट वॉज डिमांडेड, जिस चीज़ के लिए डिमांड किया गया था, जिस चीज़ के लिए पैसे लिए गए थे, उसी चीज़ के लिए यूज़ करे गए हैं। इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। पैरा किसी भी न्यूज़पेपर से उठा देंगे, या जो न्यूज़पेपर पे बहुत फोकस करते हैं वो, न्यूज़पेपर और प्लस पीवाईक्यू। एक बार क्या होता, जामिया ने अपने एलएलएम के पेपर में लास्ट ईयर के अराउंड 20 क्वेश्चन दे दिए थे। लास्ट ईयर का जो पेपर था एलएलएम का, उसमें से सेम 20 क्वेश्चन उठा के दे दिए थे। हालांकि वो हो गया, बट इतना होता नहीं है। बट फिर भी आपको क्या पैटर्न है एटलीस्ट वो पता चल जाता है, किस हिसाब से पेपर आता है, ठीक है। और हो सकता है कभी क्वेश्चन भी रिपीट हो जाए। जब पीवाईक्यू अगर कर लो ना, तो हाफ ऑफ द प्रिपरेशन वहीं से हो जाती है। जैसे मैंने बाकी स्टेट्स का नहीं दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ का दिया था, छत्तीसगढ़ जुडिशरी का। तो 2 महीने का टाइम था मेरे पास, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। हाँ, हर स्टेट का अलग होता है। जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं वो सेम रहते हैं, बाकी लोकल और माइनर लॉस अलग होते हैं हर स्टेट के। जैसे लैंड लॉ होता है, वो सबका हर स्टेट का अलग है। मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं, ये आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एविडेंस, सीपीसी, सीआरपीसी, ये सब सेम रहता है। ये लिख लिया। ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ करना है कि मुझे ब्लॉक करना पड़े। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं इस कमेटी में। और इनका टाइम पीरियड कितने के लिए होता है? 1 साल के लिए। क्या बोल रहा हूँ? क्या बोला मैंने? वो मैंने जो बोला कि ऐसा मत कुछ करना कि ब्लॉक करना पड़े। अच्छा, ड्यूरेशन 1 ईयर। वो मैंने इसलिए बोला कि पता नहीं, जैसे जो मैं जहाँ से मैंने मास्टर्स किया है, तो वहाँ की एक टीचर है। तो हम लोग का ग्रुप होता है ना, जैसे कुछ भी शेयर करना है, कॉलेज वाले बनवाते ही हैं। और एक मैम थी, वही सारी चीज़ें देखती थी टेक्निकल, कि कुछ भी जैसे ABCID बनाओ, इस तरह की चीज़ें, डिजी लॉकर। तो एक लड़की थी, वो मैसेज कर रही, ग्रुप पे सब ऐड थे, वो टीचर भी, हम लोग भी। और उसने पर्सनल मैसेज किया, वो भेजना था शायद रिसर्च पेपर, मास्टर्स में रिसर्च पेपर लिखवाते हैं और डिजर्टेशन भी बनता है। तो उससे मैम ने ब्लॉक किया होगा, मुझे नहीं पता क्यों ब्लॉक किया। और वो लड़की ही थी, मैम भी लड़की हैं। अब जो भी रीज़न हो, या तो शायद बहुत मैसेज करती होगी, मैम इरिटेट हो गई होंगी, जो भी हो। तो मैसेज करी कि मैम मैंने आपको मैसेज किया है ये, बट आपने मुझे किसी रीज़न से ब्लॉक कर रखा है। तो मैसेज उसने ग्रुप पे करा। तो 1-2 बच्चों को उन्होंने ब्लॉक किया था, पता नहीं किस लिए। ये टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, 1 साल के लिए ना अपॉइंट किया जाता है इस कमेटी में, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। देखो, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है, ये अपनी जो है अथॉरिटी कहाँ से डिराइव करते हैं? आर्टिकल, हाँ, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, कैग। वो भी जो है ऑडिट वगैरह देखता है। ये जो है 105, 105 आर्टिकल, और 118। तो जो 118 है, इसमें पार्लियामेंट के पास पावर है कि अपने प्रोसीजर को कंडक्ट करने के लिए, जो पार्लियामेंट का प्रोसीजर है, ये रूल्स बना सकती है।
हाँ पार्लियामेंट इसके प्रिविलेजेस हैं उसमें। किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं है, पर पार्लियामेंट का की एक कमेटी है बनाई हुई, और पार्लियामेंट के पास पावर है 118 में कि अपनी जो है प्रोसीजर के कंडक्ट के लिए रूल्स बना सकती है। और 105 में है पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री की प्रिविलेजेस जैसे पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है, प्लस जो है पार्लियामेंट, जैसे मैंने ये भी बताया था कि जजेस के कंडक्ट पे नहीं डिस्कशन हो सकता है। हाँ तो 22 मेंबर जो होते हैं उन्हें 15 इसमें से कौन इलेक्ट करता है? स्पीकर लोकसभा का। दिख रहा है, एरेज करके से के फिर से लिखूं? बाकी के 7 मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? राज्यसभा का चेयरमैन। ये कलर सही लग रहा है? नहीं, वो अलग होता है, चेयरमैन अलग होता है। हम्म, जैसे लोकसभा स्पीकर लोकसभा का ही होता है, और चेयरमैन जो राज्यसभा का होता है। मैं ये कंफर्म करके बताती हूँ। चलो ठीक है, मैं कंफर्म करती हूँ। चेयरमैन जो होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। एक मिनट, चलो मैं भी देखती हूँ, ठीक है। इतना हो गया? कौन सा कलर चूज करूँ? ब्लैक। चेंज क्यों नहीं हो रहा है? हम्म, तो पार्लियामेंट की 3 फिनेंशियल कमिटीज़ हैं। एक है पब्लिक अंडरटेकिंग, एक एस्टिमेट कमेटी, और ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। 3 कमेटी हैं। ये कलर सही दिख रहा है? एक हो गया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और एस्टिमेट कमेटी। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स।
हाँ, पूरे पूरे के बारे में नहीं, बस थोड़ा सा बचा है। हुआ। तो ये कमेटी कब आई थी? गवर्नमेंट ऑफ 2000, ये आई थी 1921 में। हम्म। और सबसे पहले इस कमेटी के बारे में मेंशन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, जिसे मोनफोर्ड रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, उसके बाद ये कमेटी आई। हम्म। ऐसे लिखो ना कि एटलीस्ट तुम्हें तो समझ आ जाए। विच इज ऑल्सो कॉल्ड मोनफोर्ड रिफॉर्म्स। और ये जो बॉडी है एक एडवाइजरी बॉडी है, मतलब इसका डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता है, बस ये एडवाइस दे सकती है। हम्म। अच्छा, जब प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है सुप्रीम कोर्ट की, एडवाइस क्या लेता है, मैं ये बताना चाह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी एडवाइजरी पावर है, हाई कोर्ट के पास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। प्रेसिडेंट कुछ मैटर्स लिस्टेड हैं जिन पे चाहे तो एडवाइस ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस जो है प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होती है। और इसका चेयरमैन जो होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, उसे अपॉइंट करता है लोकसभा का स्पीकर। नहीं। तुम्हारे ये ना कि करंट अफेयर का टॉपिक है लेटेस्ट न्यूज में, वो भी तैयार हो रहा है, तुम्हारा स्टैटिक जीके भी तैयार हो रहा है। इरेज करो इतना। ओम हो गया। नहीं, चेयरमैन की बात कर रही हूँ, चेयरमैन तो कमेटी का हेड होता है, लोकसभा का स्पीकर। चेयरमैन अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। बताती हूँ अभी। के सी वेणुगोपाल, करंट चेयरमैन इसके हैं के सी वेणुगोपाल। के सी वेणुगोपाल। वेणुगोपाल। करंट चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। मैं बोल रही हूँ ना, मैं फालतू पढ़ाऊंगी ही नहीं।
सुप्रीम कोर्ट के तो रोज़ जजमेंट आते हैं, बट मैं सब नहीं पढ़ा सकती ना, तुम लोग के काम का जो वही पढ़ा सकती हूँ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो गया, टू फिंगर टेस्ट हो गया। इरेज कर दूँ? स्पीडी ट्रायल के बारे में पढ़ा है? बताओ। अर्जेंट नहीं, ये कि जल्दी ट्रायल हो, ठीक है, क्योंकि एक इंसान उसका इतना लंबा टाइम पीरियड तक ट्रायल चलता है, ठीक है, और हो ये भी हो सकता है कि लास्ट में वो एक्विट हो जाए, कन्विक्ट हो ही ना, या कन्विक्ट हो तो उससे पहले वो इतना टाइम पीरियड तक सज़ा भुगत रहा है, जेल कस्टडी में रह रहा है, तो उसकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट हो रही ना। अब जो उसके बीते हुए जो साल हैं, जो बीत चुके हैं, कहते नहीं गुजरा हुआ वक्त कभी नहीं आता, तो वो तो आप उसे ला के दे नहीं सकते। तो उस हैनारा खातून का केस था। ये नहीं दिखेगा। हुसैनरा खातून, बता रही हूँ, वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि स्पीडी ट्रायल एक जो है फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 21 इसका पार्ट है, इसका एसेंशियल पार्ट है, और हर इंसान का स्पीडी ट्रायल होना चाहिए ताकि उसकी लाइफ अफेक्ट ना हो। Supreme Court stated that right to speedy trial is a fundamental right enshrined under Article 21 of the Constitution. विजिबल है? लिख लो फिर मुझे बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जो है डिक्लेयर किया था कि बीएड डिग्री होल्डर्स जो हैं उनकी क्वालिफिकेशन सफिशिएंट नहीं है प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए, प्राइमरी जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसी पे फिर से ये मामला रेज हुआ, तो मैं बताती हूँ क्या कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने।
बीएड डिग्री होल्डर्स नॉट एलिजिबल फॉर बीइंग प्राइमरी टीचर। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। हाँ, बीएड होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। हाँ, सब पे एप्लीकेबल है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है। हाँ, वो हट गया है। जो ये अब मैं बताती हूँ क्या हुआ। हाँ, बता रही हूँ ना, वो चीज़ क्लियर कर रही हूँ, नहीं समझ आया था तो कोर्ट ने ये बोला कि जो बीएड होता है वो इतनी, जो हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21A में, 86th अमेंडमेंट से आया, ठीक है। टीपीएसपी में भी मेंशन है। और जो 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे स्टेट, पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सिर्फ इतना सफिशेंट नहीं है, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि वो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। सिर्फ ऐसी एजुकेशन दे रहे हैं वो सफिशेंट नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन हो, एक अच्छी एजुकेशन हो। और जो टीचर्स बीएड जिन्होंने किया वो एक अच्छी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं प्राइमरी के स्टूडेंट्स को। बीएड के साथ ज़रूरी है कि आपने डीएलएड किया हो। डीएलएड में आपको इस तरह से पढ़ाया जाता है, इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि आप प्राइमरी के बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। जैसे जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो सब के तरीके होते हैं, आप कैसे पढ़ाएंगे। एक बच्चा ब्लाइंड है तो आप उसे कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, डीएलएड, डीएलएड नहीं, अलग होता वो। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आई थिंक, क्योंकि दोनों। हाँ, तो डीएलएड एक है, एक ये है बीएड। तो ये बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि डीएलएड भी होना चाहिए प्लस बीएड भी होना चाहिए। सिर्फ बीएड वाले एलिजिबल नहीं है प्राइमरी टीचर बनने के लिए। लेकिन अब ये बताओ, जो अभी तक प्राइमरी टीचर हैं, थे जब ये जजमेंट आया, और उन्होंने बस बीएड किया था, ठीक है, उनका क्या होगा। हाँ, तो कट ऑफ कर दिया। तो गवर्नमेंट ने किया वो अलग चीज़ है, बट कोई जजमेंट आता है तो ऑप्शन होता है कि वो उस चीज़ को अप्लाई करें प्रोस्पेक्टिवली या रेट्रोस्पेक्टिवली। इन दोनों के टर्म का मतलब पता है, प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव क्या। नहीं बेटा, नहीं, प्रोस्पेक्टिव। तुम लोग और थोड़ा गेस कर लो। नहीं, वापस नहीं लेना। पर्सपेक्टिव होता है वो, ठीक है, नज़रिया पर्सपेक्टिव होता है। प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव, ये लॉ में तुम्हें बहुत ये वर्ड देखने को मिलेगा। जैसे ये जजमेंट आया तो इसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव होगा, मतलब अब जिस डेट जजमेंट जिस डेट से आया उस डेट से उसका ये जो है लॉ अप्लाई होगा। रेट्रोस्पेक्टिव का होता है कि पास्ट से वो लॉ अप्लाई कर देना। हाँ, रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव। हाँ, ये प्रोस्पेक्टिव है क्योंकि पिछली डेट से नहीं अप्लाई हो रहा। जो टीचर अब जॉब कर रहे हैं उन पे नहीं अप्लाई हो रहा कि नहीं इन्हें हटा दो, इन्हें हटा देंगे, अब ये क्वालिफिकेशन नहीं, ये डीलेट करके आए तब लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन जो अब नए अपॉइंटमेंट करेंगे उसमें ये क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, डीलेट भी होना ज़रूरी है। ये प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव समझ आ गया। ये पास डेट से होता है, ठीक है। हाँ, ये करंट होता है। क्या।
डेट ऑफ जजमेंट या फ्यूचर डेट से, पास से अप्लाई होता है। क्या क्या बोलते सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में? नहीं, मैंने अभी क्या इतनी देर मैंने क्या लेक्चर दिया है, क्या क्या बताया है? हाँ, और हमने जो है फंडामेंटल राइट है, ठीक है, आर्टिकल 21 है, राइट टू एजुकेशन, और जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, और डीपीएसपी में भी मेंशन है, ठीक है। और 14 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं, 14 साल तक, उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। इसीलिए तो प्राइमरी स्कूल जो होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स इसीलिए बनाए गए हैं, क्योंकि हमारे वहाँ प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए 14 साल तक के बच्चे को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना सफिशिएंट नहीं है, एक हेल्दी, एक अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन हो। राइट टू एजुकेशन क्या है, किस आर्टिकल में है? आगे किस अमेंडमेंट से आया है? 86। 86 है बेटा, तुम्हें सुनने में कंफ्यूजन होगा, 86 है। लिखो फिर आगे बताऊं। कि, क्या बोलो, कितने आर्टिकल याद रखे हैं? 14। हम्म, और उस पे होगा 15 16 होगा। 17 है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हाँ, मेंशन नहीं है वो, उससे एट्रोसिटीज एक्ट से लिया गया है। हाँ, 44th अमेंडमेंट से हटाओ, राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट से हट गया। वरना जो राइट है फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, फिर 44th अमेंडमेंट आया, उससे हट गया। अच्छा, जो बॉडीज मैंने कई बार रिपीट किया, आज फिर बोल रही हूँ, जो बॉडीज मेंशन नहीं होती हैं उन्हें स्टेचुरी, हाँ, और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नॉट सफिशिएंट टू ओनली फॉर कंपल्सरी एजुकेशन, बट गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करी जानी चाहिए। क्या चीज़ बेटा? पता नहीं, कोई एंट्रेंस एग्जाम ही है वो, इरेज कर दूँ ना? वही जो मैंने अभी बोला है कि सफिशिएंट नहीं, सिर्फ फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना, क्वालिटी एजुकेशन हो। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन for the children up to 14 years of age.
कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है। हम्म। तो मिल है तो प्राइमरी जो स्कूल्स हैं कम्युनिटी स्कूल वो इसीलिए तो बनाए गए हैं। हाँ वो भी बात है कि उनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ना अच्छा है, ना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा है। और ये भी हैरान करने वाली बात है कि ऐसे टीचर्स जो इतनी जो है बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इतने छोटे स्टैंडर्ड्स के बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उनका अपॉइंटमेंट कैसे हो जा रहा है। या पहले तक के टाइम पे क्या होता था गवर्नमेंट टीचर्स में, जैसे सपोज करो मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, ठीक है, सैलरी भी अच्छी होती है गवर्नमेंट टीचर की, किसी और को रख दिया पर मंथ 2-3 हज़ार रुपये पे, और खुद आराम से घर पर बैठे हैं घूम रहे हैं, उसे वो 2,000-3,000 आप पर मंथ दो। हाँ इसीलिए इस गवर्नमेंट में काफ़ी ये सब चीज़ें। हम्म। पता नहीं उधर चल जाता होगा जो भी हो, बट इस गवर्नमेंट में ये चीज़ थोड़ी अच्छी हुई है, काफ़ी स्ट्रिक्टनेस करी गई इन सब चीज़ों पे। अब काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी, जैसे ही आप जैसे डॉक्टर्स के लिए किया गया कि हॉस्पिटल पहुंच के आप रोज़ अपनी पिक्चर भेजें, रोज़ फ़ोटो भेजें, बायोमेट्रिक कर दिया। हम्म। जो जज डीएम नहीं होते हैं, आईएएस ऑफिसर जो डीएम होते हैं वो विजिट करते हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल को विजिट करते हैं। दिल्ली दिल्ली के भी गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हैं, जैसे दिल्ली का बार बार आता है जैसे न्यूज़ वगैरह में भी कि वहाँ की एजुकेशन इतनी अच्छी है कि प्राइवेट स्कूल वाले जो पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहाँ से अपना एडमिशन हटवा के गवर्नमेंट स्कूल में इनरोल कर रहे हैं अपने बच्चों को। तो हाँ, नहीं होता वहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो केरला या दिल्ली जैसे जहाँ पे भी अच्छी एजुकेशन है, और जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन हो इसीलिए है कि देखो सब लोग एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आज भी इंडिया में, सब लोग इतना नहीं जो है लाइफ ऐसी जी रहे हैं मीडियोकर लाइफ या रिच लाइफ कि सब एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। अभी जब आप रोड पे कहीं भी लखनऊ में गए देखो तो कितने छोटे छोटे बच्चे मांगने आते हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और उनका स्टैंडर्ड कैसा है, वो एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, एक डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी रहे हैं वो, क्या लाइफ सड़कों पे पड़े हैं। तो इसीलिए प्रोविजन है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का, ताकि एटलीस्ट कुछ बेसिक एजुकेशन, बेसिक नॉलेज दी जा सके। हाँ वही रीज़न है, सब चाहते हैं कि बच्चा अच्छी जगह पढ़े, अच्छी एजुकेशन गेन करे, अक्वायर करे, और गवर्नमेंट स्कूल्स की अभी है नहीं, कुछ ही जगह अच्छी है बाकी जगह नहीं अच्छी है, इसलिए नहीं कराना चाहते पेरेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। धनराज सिंह वर्सेस अमर सिंह मूलचंद। बता रही हूँ, इसमें एक क्वेश्चन जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, 3 जजेस बेंच थी इसमें। कौन कौन था इसमें, सीजेआई, सीजेआई कौन है, हाँ मनोज मिश्रा,
उन्होंने अपने घर पे जो है डीवाई चंद्रचूड़ ने पीएम को इनवाइट कर लिया गणपति पूजा के लिए, उस पर बवाल उड़ गया। देखो अपोजिशन होता है, कोई भी अपोजिशन हो, ठीक है, वो दूसरी पार्टी को क्रिटिसाइज करता ही करता है, ठीक है। और जो अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। और चाहे जो भी ऑर्गन हो, चाहे इन्फ्लुएंस में है, ठीक है, गवर्नमेंट की कोई बात मान के गवर्नमेंट के फेवर में कोई जजमेंट देंगे, ये कहीं ना कहीं मैसेज जाता है। जैसे लोअर जुडिशरी भी होती है, वही चीज़ है। और कोई भी सेक्टर, चाहे जुडिशरी, लेजिस्लेचर, सब इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में है कि इंडिपेंडेंट है अथॉरिटीज तीनों, बट कहीं ना कहीं सब इंटरकनेक्टेड है। हाँ, चेक एंड बैलेंस पावर। जस्टिस पीबी पार्डीवाला। तो ये 3 जजेस बेंच थी। इनके सामने एक क्वेश्चन था कि एक इंसान ऑलरेडी जो है कस्टडी में है किसी ऑफेंस में, ठीक है, वो कोई एक ऑफेंस उसने किया है और उसकी वजह से वो उस ऑफेंस के लिए कस्टडी में, जेल में है। तो क्या किसी और ऑफेंस के लिए वही इंसान एंटिसिपेटरी बेल ले सकता है? कैसे ले सकता है? फिर से बोलूं, एक इंसान जो जेल में है ऑलरेडी किसी ऑफेंस के अंदर, किसी कोई ऑफेंस उसने किया है, ठीक है, क्या किसी और ऑफेंस के लिए वो एंटिसिपेटरी बेल ले सकता है? एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है? बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा जा रहा हूँ वहीं, ठीक है। इसके सामने क्या क्वेश्चन था? वेदर an arrested person under a offense can be granted anticipatory bail for other offense। ये लिखो, इरेज करके फिर आगे लिखवाऊं। अरेस्टेड पर्सन, केस मत याद करो बट अभी के लिए, बट जो कंटेंट है या एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है वो मैं बता देती हूँ, कब मिलती है एंटिसिपेटरी बेल। लिख लो एक बार, आगे काम आएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट, जैसे इसमें एक बहुत बड़ा सवाल इस पर रिजॉल्व करा ना सुप्रीम कोर्ट ने कि मिल सकती है या नहीं। हम्म। हाँ, एक बात दिया छत्तीसगढ़ का। हम्म। क्या बोल रही हूँ, फिर से बोलो। पीएचडी डिपेंड करता है यार किस में इंटरेस्ट है, ठीक है। और पीएचडी किसी सब्जेक्ट में नहीं करा जाता है कि जैसे लॉ में सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट नहीं, कोई एक टॉपिक उठाओगे, एक टॉपिक पे पीएचडी होती है। जैसे मेरा बैकग्राउंड लॉ है, ठीक है, तो और 3 साल का जो है ड्यूरेशन है पीएचडी की। तो लॉ से रिलेटेड मैं कोई एक टॉपिक उठाऊंगी, किसी एक टॉपिक पे पीएचडी करूंगी, थीसिस लिखनी रहती है ना पीएचडी में, थीसिस उसी पे लिखूंगी। थीसिस समझ लो पूरा रिसर्च वर्क, कोई टॉपिक, जैसे मैं लॉ बैकग्राउंड की, लॉ से, ठीक है, जिस बैकग्राउंड से आप हैं। तो वो उसमें वो उनका बैकग्राउंड वो रहता होगा ना।
हाँ तो फिजिक्स में से कोई एक टॉपिक उठाते होंगे। नहीं, किसी एक टॉपिक पे ही वो 400-500 पन्ने उन्हें लिखने होते हैं। टाइप टाइप करना होता है, प्लैगरिज्म होता है उसमें, ठीक है। अगर आप किसी और का कंटेंट चुराएंगे तो वो पूरा मार्क हो जाएगा। जब सबमिट करते हैं ना, जैसे हम लोगों ने डिजर्टेशन, एलएलएम में डिजर्टेशन सबमिट होता है, पहले कि रिसर्च पेपर लिखवाया, वो किसी वेबसाइट पे पब्लिश कराओ, फिर डिजर्टेशन एक्सेप्ट होगा आपका। टीचर्स बताते हैं कैसे करना है, ठीक है। नहीं, तो एलएलएम में डिजर्टेशन होता है, ठीक है, पीएचडी में थीसिस होती है। तो डिजर्टेशन जो होता है उसमें यही रहता है। अगर आपको जो वेबसाइट्स आती हैं कई कई, जैसे ये आती है, मैं इस टाइम नाम जो है भूल रही हूँ, कई सारे वेबसाइट्स हैं, यूजीसी ने उन्हें रिकमेंड कर रखा है। तो उस पर जैसे ही आप डालोगे अपना पेपर वर्क जो आपने किया है, उस पर कहाँ से आपने कंटेंट लिया है, अगर कुछ चुराया भी है थोड़ा बड़ा, वो भी उस पर दिखा देता है, पूरा रेड मार्क कर देता है। तो एक क्राइटेरिया रहता है, जैसे हम लोगों में था 7% था कि 7% से ज़्यादा प्लेगरिज्म ना हो, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे रहता है, आप चुरा नहीं सकते हैं। या जैसे पैराफ्रेजिंग एक टर्म बोलते हैं, ठीक है, तो आपने ऑनलाइन देखा कंटेंट, उसे अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करो, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप किस वर्ड में कन्वर्ट करोगे, हर तरह से तो ऑनलाइन अवेलेबल है, पकड़ जाता है। चैट जीपीटी से भी प्लेगरिज्म में आ जाता है। ऑथेंटिक होना चाहिए। सर्वे वाला होता है, दो तरह की होती है ना, एक एक जो है सर्वे वाली होती है। मैं पता नहीं, मैं क्लियर नहीं हूँ अभी कि पीएचडी करना है या नहीं। हाँ 3 साल है, लेकिन पीएचडी में ये रहता है ना, रेगुलर क्लासेस नहीं रहती, हफ्ते में 2 दिन रहती हैं, वीकेंड पे रहती हैं। हम्म? उनका रोज़ थी। अच्छा, एमआईटी में वीकेंड पे है। ये लिख लिया, इरेज करूँ? एंटिसिपेटरी बिल क्या होता है? एंटिसिपेटरी बिल का मतलब होता है एंटिसिपेटरी, यानी कोई चीज़ आप एंटिसिपेट कर रहे हो, किसी चीज़ का एप्रीहेंशन है आपको, ठीक है। किसी और एंटिसिपेटरी बेल किस चीज़ में मिल सकती है? नॉन बेलेबल ऑफेंस में, जब सीआरपीसी पढ़ोगे, यानी बीएनएसएस, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और अब हो गया, ये हो गया बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ऐसा नहीं है कि बेल नहीं मिलेगी, बट उसमें कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर, कोर्ट चाहे तो बेल दे या ना दे, ठीक है। थोड़ा मुश्किल होता है बेल मिलना। हाँ, एंटिसिपेटरी बेल नॉन बेलेबल ऑफेंस में ही एप्लीकेबल है। किसमें एप्लीकेबल है? नॉन बेलेबल। बेल का जनरली क्या मतलब होता है? कोई इंसान कस्टडी में है, तब उसे कस्टडी से रिलीज करने के लिए ये टर्म है, ठीक है, बेल। लेकिन एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है कि वो इंसान कस्टडी में है ही नहीं, जेल गया ही नहीं है, ठीक, उससे पहले उसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, उससे ये लगता है कि मुझे इस ऑफेंस के अंदर जो है अरेस्ट किया जा सकता है, मेरे अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, तो वो कोर्ट में अप्लाई कर देता है एंटिसिपेटरी बेल के लिए। एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन कहाँ दे रखा है? सीआरपीसी में दिया है 438 में, और बीएनएस में 482। अब जब से ये तीनों नए लॉ आ गए हैं तो सेक्शन बदल दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले 438 में इसमें सीआरपीसी मेंशन था, जो नया है बीएनएसएस, उसमें 482 में। हाँ देखो किया क्या है, जो नए लॉ हैं उसमें बहुत कम ही चेंजेस किए हैं, बाकी पूरा सेक्शन इधर से उधर कर दिए हैं। जैसे अभी तक क्या होता है, जैसे क्वीन की डेफिनेशन भी दे रखी है आईपीसी में, ठीक, जो चीज़ें हट चुकी हैं वो भी
लिखा हुआ है, वहाँ से हटाया नहीं है इन्होंने, बस वहाँ पे एक तो एस्ट्रिक करके लगा दिया है, नीचे जो है लिख दिया है फुट नोट्स में कि ये इस अमेंडमेंट से या इससे जजमेंट से ये ओवर रूल हो चुका है, इनवैलिड डिक्लेयर हो चुका है, बट उसमें मेंशन था तो इन्होंने वो चीज़ें हटा दी, तो इसलिए सेक्शन ऊपर नीचे हो गए। हाँ, अब सेक्शन कुछ और याद किए थे, जबान पर रटे थे, अब कुछ और सेक्शंस हो गए। ये लिख लिया। अच्छा ये बताओ, कोई इंसान है, ठीक है, उसने एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया है, ठीक, फिर कोर्ट ने उसे बोला, कोर्ट के सामने मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होने के लिए, अपियर होने के लिए, जिस दिन अपियर होना था वो नहीं आया किसी रीज़न से, फिर बाद में वो एप्लीकेशन देता है, कोर्ट को बोलता है कि मेरा उस दिन एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मैं नहीं आ पाया, और वो दोबारा वो एंटिसिपेटरी बेल, और जब वो नहीं आता है उस दिन जब अब वो अपियर नहीं होता कोर्ट के सामने, तो कोर्ट उसकी एंटिसिपेटरी बेल कैंसिल कर देती है, ठीक, तो फिर वो एप्लीकेशन देता है, कोर्ट को बोलता है कि मेरा उस दिन एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मैं नहीं आ पाया, मुझे फिर से जो है आप एंटिसिपेटरी बेल दे दीजिए, तो क्या कोर्ट वहाँ पे देगा एंटिसिपेटरी बेल? नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही एंटिसिपेटरी बेल कैंसिल हो जाती है ये माना जाता है कि वो इंसान कस्टडी में है। होता नहीं एक्चुअल में, बट पहले जाके अप्लाई कर देता है, एंटिसिपेटरी बेलों से होता है बोलते हैं, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में, बेलेबल ऑफेंस में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। उसमें मेंशन है जो तुम्हारा ऑफेंसेस है उसमें, उसमें जो है हर तुम्हारे जितने ऑफेंसेस सबके नीचे मेंशन है कि कौन सा ऑफेंस है, ये बेलेबल है नॉन बेलेबल है। नॉन मैं नॉन बेलेबल और बेलेबल का भी कुछ बता दूंगी, ठीक है एग्जांपल। तो उसमें मेंशन है कि कौन सा मजिस्ट्रेट ट्राई करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करेगा, ठीक है, तो इससे काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। एक होती है रेगुलर बेल, एक एंटिसिपेटरी बेल। रेगुलर बेल कब लेते हैं? ये नॉन अवेलेबल दोनों ऑफेंस में मिलती है। हम्म, एंटिसिपेटरी सिर्फ नॉन अवेलेबल में मिलती है। नॉन अवेलेबल का मतलब ये नहीं कि बेल मिलेगी ही नहीं, बस उसमें कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, कोर्ट चाहे तो दे चाहे ना दे, थोड़ी डिफिकल्ट होती है, अवेलेबल में जल्दी मिल जाती है। नहीं वो एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है, जब वो अरेस्ट ही नहीं हुआ, तुम जो बता रहे हो, जो तुम सिचुएशन बता रहे हो उसमें तो अरेस्ट हो गया ना, अरेस्ट वो कस्टडी में, नहीं वो कहीं नहीं, कहीं कस्टडी में है ही नहीं, ना जुडिशियल ना फिर पुलिस कस्टडी में, वो कस्टडी में नहीं, वो एकदम वो फ्री है। तुमने कोई ऑफेंस किया है, ठीक है,
मैं लग रहा है मैंने ऑफेंस किया, मुझे इसके अंदर पुलिस मुझे अरेस्ट कर सकती है। तुम्हें अरेस्ट करे पुलिस, तुम्हें पकड़ने आया, उससे पहले तुमने कोर्ट में अप्लाई कर दिया एंटिसिपेटरी बेल के लिए, वो ये है। तब तक आप आज़ाद हो, एकदम फ्री हो। और एंटिसिपेटरी बेल कौन देता है? कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट। हाँ, कौन एंटरटेन कर सकता है ये बेल की एप्लीकेशन, कौन देखेगा? कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट। रेगुलर बेल में क्या होता है? ऑलरेडी इंसान जेल में है। इसमें एक एप्रीहेंशन है, एक एंटिसिपेशन है, उसे लग रहा है कि मुझे अरेस्ट किया जा सकता है। हुँ? ये अरेस्ट के बाद होता है। इरेज करूं? एफ आई आर होती है। फिर मैं पूरा समझा रही हूँ, इन्होंने बस ये क्वेश्चन राइज हुआ था इसमें, ये इशू कि जो है बेल मिल सकती है, एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी जब ऑलरेडी एक ऑफेंस में वो जेल में है, कस्टडी में है। सबसे पहले एफआईआर होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन। मैं बता रही हूँ होता क्या, इन्वेस्टिगेशन ऑफ और इंक्वायरी, और कैसे क्या प्रोसीजर है, ठीक है। फिर पुलिस रिपोर्ट, पुलिस उस पर रिपोर्ट बनाती है। क्या बोल रहे हो? क्यों? सुसाइड करते हैं। पुलिस रिपोर्ट के बाद इंक्वायरी। फिर चार्जशीट। पूरा कैसे चलता है क्रिमिनल प्रोसीजर में, ऐसे ही लिख लो बस, सीक्वेंस में एरो करके लिखते रहो। पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस एक जो है जिस्ट बता रही हूँ कि क्या पूरा प्रोसीजर रहता है। फिर जब चार्जशीट मजिस्ट्रेट के पास पहुँच जाएगी तब चलेगा ट्रायल। ट्रायल के बाद क्या होता है? या तो कन्विक्ट करेगा अक्यूज को, या तो फिर अक्विट करेगा। पुलिस रिपोर्ट आई। और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस होता है? कुछ हो? दो एक? नहीं, वो नहीं है। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन दोनों सुनने में एक ही जैसे लगते हैं, मतलब क्या एक इन्वेस्टिगेशन, डिफरेंस लॉ के पर्सपेक्टिव में ये है कि इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस। और जब पुलिस रिपोर्ट मिलती है कोर्ट उस मजिस्ट्रेट को, तो इंक्वायरी करता है मजिस्ट्रेट। इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, इंक्वायरी मजिस्ट्रेट करता है। वो खुद करता है, किसी और को, अपने सुपीरियर अथॉरिटी को बोलता है कि इस इंक्वायरी करो। ये डिफरेंस है। चार्जशीट वो होती है 173 में है, ठीक है।
सीआरपीसी। तो जब चार्जशीट मजिस्ट्रेट के पास पहुंचती है तो उसमें सारे एविडेंस वगैरह सब कलेक्ट होके जाता है, सारे विटनेस के स्टेटमेंट, एविडेंस, सारी चीज़ें, ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये सब। उसके बाद ट्रायल उस एक्यूज का चलता है। फिर उसके बाद इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, अगर वो उसने अगर हाँ या तो एक्विट कर देंगे यानी छोड़ देंगे उसे बाइज्जत बरी, अगर उसके अगेंस्ट चार्जेस प्रूव नहीं होते हैं, और या जो है प्रूव हो रहे हैं तो उसे कन्विक्ट करते हैं। अच्छा, एक टर्म सेल्फ इंक्रिमिनेशन, वो सुना है? हाँ, भी सॉरी आर्टिकल 20 क्लॉज 3 भी कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये एविडेंस एक्ट में मेंशन है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये है कि आप एक अक्यूज को बाउंड नहीं, मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपने अगेंस्ट एविडेंस दे, कोई अपने अगेंस्ट एविडेंस क्यों देगा, ठीक है। लेकिन क्या जो है किसी का राइटिंग टेस्ट कराना या इस तरह के टेस्ट कराना है, क्या सेल्फ इंक्रिमिनेशन में आना आता है? नहीं आता है। फिर ऐसे तो कुछ कैसे एविडेंस कलेक्ट होंगे, ठीक है। फिर किसी स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट में पहुंच ही नहीं पाएंगे ना। नहीं। और एक और चीज़ होती है, कन्फेशन पढ़ोगे। कन्फेशन में क्या होता है कि पुलिस को दिया हुआ कन्फेक्शन एडमिसिबल नहीं होता है, मजिस्ट्रेट के सामने दिया हुआ कन्फेशन एडमिसिबल होता है। तो कोर्ट ने ये बोला इस केस में, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जब एक इंसान किसी ऑफेंस के लिए कस्टडी में नहीं है, ठीक है, तो अप्लाई कर सकता है। जैसे वो कस्टडी में है तो दूसरा ऑफेंस के लिए है ना, जो ऑफेंस जिसके लिए अप्लाई करा है एंटिसिपेटरी बेल, उस ऑफेंस के लिए तो कस्टडी में है नहीं, तो वो जो है अप्लाई कर सकता है। इवन इफ कन्विक्टेड इन वन ऑफेंस, इन सॉरी इन कस्टडी। एक इंसान जो ऑलरेडी किसी जो है ऑफेंस के वजह से, किसी ऑफेंस के जुर्म, किसी जुर्म की वजह से कस्टडी में है, तो क्या यही क्वेश्चन था ना, इसी में यही इशू पूछा गया था, तो क्या वो किसी और ऑफेंस के लिए एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है या नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कर सकता है अप्लाई, क्योंकि जो जिस ऑफेंस के लिए उसे एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना है, एप्लीकेशन देना है, उस ऑफेंस के लिए तो कस्टडी में है नहीं, और एंटिसिपेटरी बेल के लिए यही है कि कस्टडी में ना हो, ठीक है। आप तो उसका भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन इफ इन कस्टडी ऑफ अनदर ऑफेंस। लिखो। हम्म। कोर्ट ने ये बोला कि सीआरपीसी में या किसी भी लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो प्रोहिबिट करे कोर्ट ऑफ सेशन को या हाई कोर्ट को कि आप जो एक इंसान जो ऑलरेडी किसी ऑफेंस में कस्टडी में है, तो आप एंटिसिपेटरी बेल नहीं देंगे किसी और ऑफेंस के लिए, कहीं मेंशन नहीं है, तो इसलिए अलाउड है।
और कुछ ऐसे भी ऑफेंसेस हैं जिसमें एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलती है, जैसे SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट और रेप, इस इसमें नहीं मिल सकती है। इरेज कर दूं? मतलब जो SC/ST से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं, ये एक्ट है पूरा, ठीक है। जैसे इन लोगों के साथ बहुत भेदभाव होता था ना, बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो इसलिए ये एक्ट बनाया गया। तो उनके अगेंस्ट कोई जो ऑफेंसेस उसमें मेंशन है, वो क्राइम अगर आप कर रहे हैं तो उसमें एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। तो तुम्हें प्रूफ करने का मौका मिलेगा, बस एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर जेल में हो, तुमने कोई SC/ST के अगेंस्ट ऑफेंस किया, या रेप का ऑफेंस है, ठीक है, तो बेल मिल जाएगी, बेल के लिए एलिजिबल हो, रेगुलर बेल, एंटिसिपेटरी बेल के लिए नहीं। Anticipatory bail is not applicable in offense of SC/ST Atrocities Act, rape cases. देखना पड़ेगा। क्या हुआ? क्या बोलते हैं? पता नहीं। क्रूअल ट्रीटमेंट किसी का, क्रूअल ट्रीटमेंट किसी इंसान का, क्रूअल ट्रीटमेंट। तुम क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? हम्म। हम्म। क्रूअल ट्रीटमेंट। हाँ, वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था वो क्या बोल रहे। ये लिखो फिर आगे बताऊँ। डन। तुम्हारा ये कहना है कि आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी, लॉ के हिसाब से सब इक्वल है, तो जो SC/ST एक्ट है या रिजर्वेशन है, तो वो वॉयलेट करता है इक्वालिटी को। देखो, वॉयलेट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि सबका एक्सेप्शन है। फंडामेंटल राइट भी तुम्हें दिए हैं, तो उसके भी एक्सेप्शन है, कुछ चीज़ें एक्सेप्शन दे रखे हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन है जहाँ पे तुम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन उसमें ये नहीं कि आप दूसरे की राइट को अफेक्ट करेंगे। तो वैसे ही राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 में मेंशन है, लेकिन आर्टिकल 15 क्लॉज 3 भी है, जिसमें यह है कि वुमेन और चिल्ड्रन के लिए वेलफेयर के लिए लॉ बना सकती है गवर्नमेंट, ठीक। और वैसे ही जो SC/ST हैं, तो पहले के टाइम पे बहुत इनका शोषण होता था, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इनके साथ ज्यादती हुई है। तो इसीलिए ताकि ये इक्वल बेसिस पे आ सके, इन्हें इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इसलिए इन्हें रिजर्वेशन दिया गया। जैसे जब मायावती की गवर्नमेंट थी लास्ट टाइम,
तो न्यूज़पेपर में वो पूरी फोटो पिक्चर वो पब्लिश हुई थी कि मायावती ने एक आईपीएस ऑफिसर से अपने शूज़ साफ करवाए थे। हाँ, तुम गूगल कर लेना, देख लेना। हाँ। हाँ। हम्म। तो मेरी पॉलिटिकल साइंस की टीचर थी, उन्होंने बोला कि ये मत मतलब वो गलत चीज़ है जो उसने जो सीएम मायावती ने किया, किसी को भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप कोई भी इंसान हो, आप किसी से एक वो भी एक आईपीएस ऑफिसर है, आप उससे अपना शूज़ साफ करवाओगे? लेकिन ये भी चीज़ देखो कि उसकी मतलब मेंटल कैपेबल मेंटल कंडीशन क्या होगी, या उसका कितना शोषण करा गया होगा, ठीक है, उसका या उसकी फैमिली का, कि उसका उसने ये चीज़ करवाई। और जो वो था आईपीएस ऑफिसर, वो एक अपर कास्ट था। हम्म, क्या चीज़? सो जो एक तरह से उसने अपना ग्रज निकाला, जो जिससे शूज साफ करवाए थे, ठीक है, वो अपर कास्ट का था, जनरल कैटेगरी का था। तो उन्होंने वही चीज़ बोली कि गलत देखो मायावती ने भी किया, या मैं करूँ या कोई भी करे, वो चीज़ गलत है, ठीक है, किसी के साथ भी करे गलत है। बट ये भी देखो कि उसे किस लेवल का जो है टॉर्चर किया गया होगा कास्ट को लेके, कि उसने ये चीज़ करी कि एक अपर कास्ट के आईपीएस ऑफिसर से अपने शूज साफ कराए। तो नो डाउट सबके मन में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आता है कि रिजर्वेशन क्यों मिल रहा है, बट रिजर्वेशन देने की ज़रूरत भी है, ज़रूरत है। ये आया था ना SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट। ऐसे नहीं बोलते हैं। हम्म? देखो हटेगा नहीं, रिजर्वेशन नहीं हटेगा। और हटेगा क्यों नहीं? क्योंकि बहुत पॉलिटिकल इशू है, बहुत जो है कंट्रोवर्शियल इशू है ये। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हटाना चाहेंगी इसे रिजर्वेशन। सबका अलग अलग वो कट ऑफ रहता है। हम्म। अभी इक्वल नहीं है, नो डाउट। पहले के कंपैरिजन में अभी कम हुआ एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, क्योंकि अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ कहीं ना कहीं हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन मिल रही है अच्छी, पहले के कंपैरिजन में अच्छी मिल रही है, माइंडसेट चेंज हो रहे हैं। बट अभी भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अभी भी तुम्हें न्यूज़पेपर में ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी कि इतनी गिरी सोच है कि एक अलग अगर दलित इंसान घोड़ी चढ़ रहा है, शादी कर रहा है घोड़ी पे चढ़ के, ठीक है, तो जो इसकी पिटाई कर देते हैं अपर कास्ट वाले। ये रिसेंट में चीज़ें हो रही हैं। तो अभी भी जो है इक्वालिटी नहीं हुई है। तो उसे जो है कास्ट के बेसिस पे जो है टॉर्चर किया ना। देखो रिजर्वेशन नहीं, खराब कोई सूट नहीं होती, कोई भी गवर्नमेंट। एग्जैक्टली exactly, वो भी एंट्रेंस एग्जाम पास करके जा रहे हैं। क्या चीज़ बोलो?
और ये भी चीज़ है ना, देखो। अच्छा ठीक है, बस इस बात को यहाँ ख़त्म करते हैं, ठीक है। और ये भी चीज़ है, एक वो बच्चा है, तुम हो एक जैसे अनुष्का, ठीक है, तुम्हें एक लाइफ सॉर्टेड है, तुम्हारे पापा की सही इनकम है, तुम आराम से लाइट फैन एसी में पढ़ रही हो, ठीक है। एक बच्चा वो है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। एक बच्चा वो है जिसके पास उतनी रिसोर्सेज नहीं है, तुम कोचिंग अफोर्ड कर रही हो, सकता है दूसरा वाला बच्चा है कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो सेम लेवल पे होना चाहिए ना कंपटीशन, सेम लेवल पे तो हो नहीं पा रहा है। तो मैं वही तुम ये कहना चाह रहे हो ना कि प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। हाँ तो वही चीज़ है, जैसे अब कोई आईआईटीएन है, ठीक है, कोई ऐसी एसटी कैटेगरी का आईआईटी गया, आईआईटी से वहाँ ग्रेजुएट हुआ, और आईआईटीज के आईआईटीएन जो होते हैं उनके पैकेज अच्छे खासे होते हैं, ठीक। तो एक आईआईटीएन के बच्चे को ज़रूरत नहीं है रिजर्वेशन की, ठीक। एक जज है, उसके बच्चे को रिजर्वेशन नहीं है, जज रिजर्वेशन नहीं है की ज़रूरत। तो ऐसे होना चाहिए। बोलो। और एक और चीज़ है, दूसरी चीज़ है, अगर कोई भी एस सी है, ठीक है, तो ऐसे मत करो, उसे बिल्कुल मत बोलो कि तुम्हारा तुम एस सी हो इस वजह से हो तुम्हें रिजर्वेशन हुआ। मे बी कि उसने जनरल कैटेगरी वाली कट ऑफ क्लियर करी हो, ठीक है। क्योंकि अगर कोई एस सी का उसके जो जनरल कैटेगरी के जो मार्क्स हैं अगर उतने आ रहे हैं तो उसका जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन होता है, उसका रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं होता है। हाँ। और इन टॉपिक्स पे जो अपने बोलते नहीं, जो चीज़ें अपने बस में है उसमें फोकस करो, जो चीज़ें अपने बस में नहीं है उसमें फोकस मत करो, ठीक है। अपने एग्जाम पे फोकस करो। हाँ, तो अपने एग्जाम पे फोकस करो। और रही बात रिजर्वेशन की, तो ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अभी अभी भी सब इक्वल नहीं है, ना फिनेंशियली, ना सोसाइटली, सोशली, ठीक है, हर पर्सपेक्टिव से, ना इकोनॉमिकली। बोलो। और दूसरी चीज़, हाँ, रिजर्वेशन ऐसा टॉपिक है ना कि कोई भी जो गवर्नमेंट इसे नहीं हटाएगी, सबको अपनी कुर्सी प्यारी होती है। हाँ, बस प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, कोई भी चीज़ हो, या जैसे लॉज भी हैं, चाहे रेप हो चाहे कुछ हो, सब पे इतने लॉज हैं, लेकिन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। आई डोंट थिंक सो। हाँ था, बट मुझे इस चीज़ मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वहाँ पे ऐसा कुछ है या नहीं है। हाँ, वहाँ पे सबसे बड़ा यही डिस्क्रिमिनेशन। केरला का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है वहाँ का। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें वो एक सोसाइटल वो है, ठीक। मैंने नहीं देखा ऐसा कुछ कि है। धीरे उमाम। हाँ। वहाँ पे एजुकेशन भी ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन भी हम उतने लेवल पे प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि भले फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट अच्छी एजुकेशन तो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे ना। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से नहीं पढ़ाई करी, तुम लोगों ने भी नहीं करी है, क्यों नहीं करता इंसान, क्योंकि अच्छी एजुकेशन नहीं है, इसलिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यही बोला था कि क्योंकि ना सीआरपीसी में ना किसी ऐसे किसी भी लॉ में ये मेंशन है कि एक इंसान जो ऑलरेडी किसी ऑफेंस में
कस्टडी में है तो अप्लाई नहीं कर सकता एंटिसिपेटरी बेल के लिए, इसलिए ये अलाउड है, या परमिसिबल है कि अप्लाई कर सकता है। nor any other law prohibits court of session or high court from deciding any application of anticipatory bail of a person already already in custody of other offense. हो गया? नया टॉपिक हम लोग का एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010। इस अथॉरिटी के बारे में पता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जब इन्वायरमेंट लॉ पढ़ोगे ग्रेजुएशन में तो इसमें इन्वायरमेंट लॉ में तुम्हें ये एक्ट पढ़ने को भी मिलेगा। तो ये एक बॉडी बनाई है ये, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैचुटरी बॉडी है। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने केसेस होते हैं, जितने मैटर्स होते हैं, उन्हें ये देखती है। who can decide matters relating to environment. Look and decide matters related, या डिसाइड लिख दो, बात वही है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं, जो मैटर्स होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं या डिस्प्यूट्स होते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर इंसानों को रहना है अर्थ पे तो इन्वायरमेंट को अपने बचा के रखना पड़ेगा। और वैसे भी बहुत ज़्यादा जैसे पॉलिथीन्स होती हैं, प्लास्टिक होती है, ये सब बहुत हार्मफुल है क्योंकि जल्दी वो डिकम्पोज होता ही नहीं है। और सुमोटो पावर किसके पास है? सुमोटो पावर। सुमोटो पावर का मतलब क्या होता है? वो खुद से कॉग्निजेंस ले सकता है। जैसे आप किसी कोई मैटर होता है तो आप कोर्ट के पास जाते हैं ना, जैसे कोलकाता वाला केस जो होता है, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया था, खुद से अपने अंडर ले लिया था, कोई गया नहीं था वो केस लेके सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने खुद से अपने कॉग्निजेंस में, अपनी जुरिस्डिक्शन में नहीं। और सुप्रीम कोर्ट के पास है सो मोटो पावर, और इस ये जो ट्रिब्यूनल है ये इसके पास है, एनजीटी के पास भी सो मोटो पावर है। सो मोटो पावर क्या चीज़? स्टेट नहीं, ये जो है
ये इंडिया लेवल पे, ठीक है, ये पूरे इंडिया में कहीं भी कोई मैटर हो जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ये देख रहे हैं कि कोई जैसे कहीं पे पेड़ कट रहे हैं बहुत सारे, या जैसे किसी नदी के पास कोई मेला लगने वाला, जैसे गंगा के पास लगने वाला था, तो इन्होंने फाइन लगा दिया और मना कर दिया कि भाई आप एक ऐसी नदी के पास जो इतनी पवित्र मानी जाती है। सू मोटो पावर का मतलब होता है कि कोर्ट खुद से कॉग्निजेंस ले सकता है। ज़रूरत नहीं कि आप लेके जाएं, जैसे बाकी केसेस में क्या होता है, इंसान जाता है ना बाय थ्रू, आप अप्लाई करते हैं, उसके एडवोकेट अप्लाई करते हैं कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के पास। सुप्रीम कोर्ट जो ने कोलकाता वाले में खुद से वो जो है उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लिया, अपने जुरिस्डिक्शन में ले लिया, खुद से उस केस को देखा सुना। और सुमोटो पावर किसके पास भी है? एनजीटी के पास, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास भी, इन दोनों के पास सुमोटो पावर है। हाँ, देखो जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उसमें एक होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ऑप्शनल में कुछ कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें डिपेंड करता है आप कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं। और कोई लॉ का स्टूडेंट है अगर जिसने लॉ किया ग्रेजुएशन में, तो जाहिर सी बात है वो लॉ ऑप्ट करना चाहेगा। और लॉ में भी कई सब्जेक्ट हैं उसमें, लॉ में एक सब्जेक्ट नहीं है। प्लस हाँ, प्लस जो कॉन्स्टिट्यूशन तुम लोग पढ़ते हो वही उनके इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के नाम से, लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं वो लोग उसके लिए। तो पॉलिटी, क्या चीज़? हम्म, हाँ, यूपीएससी के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है। किसी भी फील्ड में करो ग्रेजुएशन, बट ग्रेजुएशन मस्ट है। और नो, आई विल नॉट। समझ लो प्रेसिडेंट के पास मर्सी पेटिशन गई और प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दी। नो, एज यू विश, सुन लो। हम्म, तो एनजीटी के इस्टेब्लिशमेंट के बाद इंडिया तीसरी ऐसी कंट्री बना जिसकी स्पेशलाइज्ड, अलग से एक स्पेशलाइज्ड जो है एजेंसी है जो इन्वायरमेंट के मैटर्स को देखेगा, आफ्टर न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया बिकेम थर्ड कंट्री to have a specialized agency, third country to have a specialized agency for environment protection after New Zealand and Australia. हम्म, इसका प्रिंसिपल प्लेस कहाँ है इस अथॉरिटी का, इस बॉडी का? दिल्ली में। चार और हाँ, चार और जगह भी है लेकिन, चेन्नई, पुणे, भोपाल और कोलकाता, लेकिन प्रिंसिपल प्लेस जो है दिल्ली। हाँ, मेन दिल्ली है, दिल्ली लिख लो। हाँ, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ दिल्ली। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ इट सिटिंग दिल्ली।
लिख लिया ये? अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग कि इसमें कौन कौन होता है। चेयरपर्सन होता है एक तो, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स होते हैं, जो चेयरपर्सन होता है इसका उसे अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई। अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट with the consultation of CGI. नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है विद द कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई। और इसका जो इसके जो मेंबर्स होते हैं इस बॉडी के, एनजीटी के, उन्हें रीअपॉइंट नहीं करा जा सकता है। कुछ चीज़ें देखोगे उसमें रीअपॉइंट करा जा सकता है, इसमें नहीं अपॉइंट कर सकते हैं। मेंबर्स नॉट एलिजिबल, जिन्हें एनवायरनमेंट की अच्छी नॉलेज होती है, उस फील्ड में एकदम एक्सपर्ट्स होते हैं वो। अब एनवायरनमेंट को किस चीज़ से फ़ायदा होगा, किस चीज़ से नुकसान, उतना डीपली सबको तो पता नहीं होगा। जो एक्सपर्ट्स होंगे उसके वही बता पाएंगे ना, जो जिन्होंने डीप स्टडी कर रखी होगी। रीअपॉइंटमेंट, जो मेंबर्स रहते हैं इनका टर्म क्या रहता है, तो 3 साल या 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। अगर जो है इसमें से जो भी टर्म पहले हो रहा हो, 65 ईयर्स उनकी रिटायरमेंट एज है। इरेज कर दूं? होम हो गया। ड्यूरेशन क्या रहेगा मेंबर्स का? टाइम के लिए इन्हें appoint किया जाएगा 3 years, या फिर रिटायरमेंट एज क्या रहेगी इनकी, 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। रिटायरमेंट एज देखोगे तो 65 66 मोस्टली यही दे रखी है। हाँ देखो, एक टाइम के लिए इन्हें अपॉइंट किया जाएगा 3 साल के लिए, ठीक। लेकिन 3 साल के बीच में अगर ये 65 के हो गए तो इन्हें दिया जाएगा, हट जाएंगे, फिर कोई और अपॉइंट होगा इनकी जगह पे। या जब वो 65 के हो जाएंगे तब उन्हें अपॉइंट नहीं किया जाएगा। एनजीटी ने 2015 में ये ऑर्डर किया था कि दिल्ली में कि जितनी भी डीजल कार्स जिनके 10 साल से ऊपर की जो हैं वो नहीं यूज़ होंगी दिल्ली में, ठीक है। और पॉलिथीन्स जो नहीं होती प्लास्टिक बैग्स, उन पे बोला था कि 50 माइक्रोन से कम की जो होंगी वो परमिसिबल नहीं होंगी यूज़ करने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक का भी क्राइटेरिया रहता है, जो लेस क्वालिटी की होती है वो ज़्यादा हार्मफुल होती है। फिर है 0R। बताओ। हम्म। ये पार्लियामेंट्री इनोवेशन है।
मिनिस्टर जो है बिना नोटिस दिए डिस्कस कर सकता है यहाँ पे। ये एक पार्लियामेंट्री इनोवेशन है। मैं अभी बोलती हूँ क्लास के बाद इस पर कुछ। नहीं, जो तुम लोग बात करो ना इस बारे में, अभी क्लास के बारे में बोलती हूँ मैं उस पर। तो एक पार्लियामेंट्री इन्वेंशन है और ये कैसे स्टार्ट होता है, क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद में, ठीक है। जीरो आवर स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर। हम्म, 12 से 1। इसके अंदर जो है एमपीज किसी मैटर पे रेज कर सकते हैं, कोई भी मैटर रेज कर सकते हैं बिना नोटिस दिए हुए। हाँ, विदाउट गिविंग नोटिस। अच्छा, ये बताओ, मुस्लिम वुमेन को जो सीआरपीसी मेंशन है आर्टिकल सेक्शन 125 मेंटेनेंस, क्या उसके अंदर मुस्लिम वुमेन को मेंटेनेंस मिल सकता है? नहीं, पर्सनल लॉज है ना। बता रही हूँ। रॉन्गफुली कन्फाइन नहीं किया है। मेंटेनेंस टू मुस्लिम वाइफ या वुमेन। तो पहले देखो नहीं मिलता था, ठीक है। फिर जो है एक जजमेंट आया जिसमें कहा गया कि इद्दत पीरियड के बाद, मतलब इद्दत पीरियड तक मिलेगा। फिर जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम, वो गवर्नमेंट एक एक्ट ले आई जिसमें ये कहा गया कि इद्दत पीरियड के बाद तब मिलेगा, यानी 125 के अंदर तब जा सकते हैं अगर हस्बैंड कंसेंट दे। तो कौन हस्बैंड कंसेंट देगा? वो क्यों ज़्यादा पैसा देना चाहेगा? कोई भी हस्बैंड नहीं अग्री करेगा कि चलो चलते हैं 125 के अंदर अप्लाई करते हैं, 125 के अंदर मैं ट्राई होने के लिए तैयार हूँ, उसके अंदर तुम्हें मेंटेनेंस देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद दानिया लतीफ़ी का केस आया, 4 महीने 10 दिन। इद्दत जो है दो तरह, दो उसमें होती है, डेथ में भी होती है, डाइवोर्स में भी होती है। मेन इसी पर्पस के लिए होती थी इद्दत, क्योंकि पहले के टाइम पे ये जो टेस्ट हो जाते हैं, पहले नहीं होते थे। तो यही एक क्लियरिटी करने के लिए कि इसका जो फॉर्मर हस्बैंड है, भले उसकी डेथ हुई हो या डाइवोर्स हुआ हो, बेबी उस बच्चे का फादर है, बेसिकली इसलिए होती थी। तो दानिया लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया। इसमें कोर्ट ने ये बोला कि इद्दत पीरियड के लिए के बाद भी मुस्लिम वुमेन इंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए। और अब जब भी जितने भी नए नए केसेस आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हो या बाकी जो है लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हो, वो जो है 125 अप्लाई करते हैं। ये बोलते हैं कि 125 अप्लाई है इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन,
वो सब पे अप्लाई करता है। मुस्लिम वुमेन, हाँ उस दिन वो बोल रहे थे। तो इद्दत का कॉन्सेप्ट इसीलिए मेन रखा गया था, ठीक है। और सबकी अपनी मर्जी रखो, फॉलो करो या ना करो, ऑब्जर्व करो या ना करो। ऐसे तो मुस्लिम लॉज में शादी की जो एज है वो भी एज ऑफ प्यूबर्टी यानी 15 ईयर्स है, ठीक है। याद है, पढ़ाया था उस दिन। अभी उसमें थोड़ा बाकी मुस्लिम लॉ, डिवोर्स वगैरह, तलाकुल बिद्दत हो गया, तलाकुल सुन्नत। हम्म, सोचते हैं देनी छुट्टी यानी। एक काम करते हैं, आज आज 12 बजे तक हम लोग पढ़ते हैं, क्लास करते हैं। हाँ यही बिस्तर लगा लेना। तो सुप्रीम कोर्ट ने हो ठीक है लगवाना हॉरर। तो मुस्लिम वुमेन इंटाइटल्ड है टू मेंटेनेंस इवन आफ्टर इद्दत। क्या हुआ? जाओ मिलाओ, मम्मा को बुला लो अपने पास। और जो सेक्शन 125 है सीआरपीसी का, मेंटेनेंस का, वो अप्लाई होगा सब पे रेस्पेक्टिव रिलीजन। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन सी कमेटी है? और क्या है एक और मैंने कुछ बोला था। एडवाइजरी बॉडी है या नहीं है? एडवाइजरी बॉडी है। और पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट कंट्रीज नहीं, सिर्फ इंडिया की बात हो रही। पार्लियामेंट ने जो अमाउंट दिया है, जो पैसा दिया है गवर्नमेंट को, वो जिस काम के लिए दिया है उस पे, उसी पे यूज़ हो रहा है या नहीं है, ठीक है। ये चीज़ ओवरलुक करती है, एडवाइजरी बॉडी है। और इसका जो है टाइम लिमिट जो होता है, जो उसके मेंबर्स होते हैं वो 1 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं टोटल? 22 होते हैं, 22। कौन कौन अपॉइंट करता है? हाँ। हम्म, और जो है, और दो और एक एस्टिमेट कमेटी, एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का क्या रोल है? हम्म, ठीक है। और सुमोटो पावर किसके किसके पास है? और एनजीटी के पास है। एनजीटी का ईयर कौन सा है इस एक्ट का? 2010, यस। और टू फिंगर टेस्ट अब वैलिड है या नहीं है? क्यों वैलिड नहीं होना चाहिए, क्यों वैलिड नहीं है? कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, हाँ। 21, आर्टिकल 21 को वायलेट करता है। 21 बेटा, और 21A तो राइट टू एजुकेशन है ना। 21A राइट टू एजुकेशन है। 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है? हम्म, हम्म, उसमें नहीं मिलती है, ठीक है। और एंटिसिपेटरी बेल कब लेते हैं? हाँ, आप कस्टडी में नहीं है। और कस्टडी में है तब रेगुलर बेल होती है। रेगुलर बेल, बेलेबल नॉन बेलेबल दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। और इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है? इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट करता है।
और एक एक पर्सन जो ऑलरेडी किसी ऑफेंस में कस्टडी में है, वो दूसरे ऑफेंस के लिए एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है या नहीं? तो माम इतनी देर क्या पढ़ाया है? कर सकता है। स्पीडी ट्रायल का कौन सा केस बताया था अभी? हुसैनरा खातून। ठीक है, थैंक यू आज की क्लास के लिए।